हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परशम। आज हम बात करने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, क्योंकि इसके पहले हमने एंशियंट इंडिया का टॉपिक वैदिक पीरियड खत्म किया था, जहां पर हमने बेसिकली जो है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक की बातें की थी। अब हमें बात करनी है 1000 से लेके 600 बीसी के पास की। आपको इतना समझ में तो आ ही गया होगा, ये है जीरो। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये बीसी की बात होगी, यहाँ पर बात करेंगे तो एडी की बात होगी। तो हम इस पीरियड में आ चुके हैं अब 1000 से लेके 600, मतलब अभी 600 साल और बचेंगे। इसके बाद हम उसके बाद जो है वो एडी में स्विच कर जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। अगर आज की क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो परचम की वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए और वहां से पीडीएफ को ले लीजिएगा। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने कहा कि हमने वैदिक पीरियड को पढ़ने के हिसाब से दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। पहला फेज जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड कहलाता है। इसमें ऋग्वेद लिखा गया था, इसलिए इसको ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। 1500 से लेके 1000 बीसी का ये पीरियड। इसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड, जहां पर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में चर्चा होती है, और ये समय आता है आपका 1000 से लेके 600 बीसी तक। तो आज हमको इसी समय के बारे में बात करनी है, ठीक है। वैदिक पीरियड का सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, आपको जो भी बातें पता करनी हो तो परचम की प्लेलिस्ट पे वैदिक पीरियड का आपको सेशन मिल जाएगा, आप उसको एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं सोर्सेस के बारे में। जैसे मैंने कहा, अगर आपको लेटर वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आपके पास 3 वेदास हैं, जिनका नाम है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा ब्राह्मण है, उपनिषद है और अरण्यांक है। इन सभी चीजों से आपको जो है वो लेटर वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वहां पर सोशल लाइफ कैसी थी, वहां पे किन देवताओं की पूजा होती थी, आर्ट एंड कल्चर कैसा था, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो पीरियड है, अब इस समय आयरन की खोज हो चुकी थी, आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी। जो हम फार्मिंग के लिए जो टूल्स यूज कर रहे थे, हम उनमें आयरन का यूज करने लगे थे, इसलिए इस एरा को हम आयरन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इन जनरल द बिगिनिंग ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी age is associated with the post Vedic period. Sufficient evidence is also available for this, ठीक है। इसके अलावा हमको ग्रे कलर की पेंटेड पोट्रीज वगैरह भी मिलती है, जिसको आप मृत भांड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे ग्रेनरीज है, कोई भी आपने खाना पकाया है तो उसको स्टोर करने के लिए आपको एक यूटेंसिल की जरूरत तो होती ही है। तो ये लोग भी यूटेंसिल्स बनाते थे, जिसको मृत भांड कहा जाता था, जो कि मिट्टी के पोट्रीज होती थी, और उनमें रेड कलर से उसको पेंट कर दिया जाता था, काले कलर की उसमें डिजाइन बना दी जाती थी, एटसेट्रा। तो आपको यहाँ पे पेंटेड ग्रे कलर के जो है वो पोट्रीज के एविडेंस भी यहाँ पर मिलते हैं, जिससे भी हमको लेटर वैदिक पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बेसिकली जो लेटर वैदिक पीरियड था, ये अब जो आर्यंस आए हुए थे, है ना, अलग अलग हिस्टोरियन के हिसाब से, कुछ कहते हैं तिब्बत से आए थे, कुछ कहते हैं मध्य एशिया से आए थे, जहां से भी ये आर्यंस आए थे, खैबर पास से होते हुए भारत में, तो अभी आगे उत्तर नॉर्थ इंडिया तक फैल चुके थे, नॉर्थ इंडिया तक ये एक्सटेंड हो चुके थे, और इस पूरे रीजन को हमने मध्य देश कहा था। क्या कहा था? मध्य देश या सेंट्रल कंट्री। तो अब आर्यन जो है लेटर पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में सेंट्रल कंट्री तक फैल चुके थे, और सरस्वती और यमुना रीजन का जो दोआब रीजन है, वहां पर बेसिकली ये लोग रहते थे। मतलब लेटर वैदिक पीरियड में जो इन लोगों का सेंटर था वो सरस्वती से लेके यमुना रिवर का दोआब रीजन था। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जनरली दोआब रीजन में नदियों के आसपास ही कोई भी सिविलाइजेशन पनपती है या लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन जो है इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसको सेंट्रल कंट्री कह रहे हैं, सेंट्रल स्टेट कह रहे हैं, मध्य प्रदेश कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग रहा करते थे, है ना, और आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, इसलिए इसको आयरन एज भी कहा है। तो वही चीज है यहाँ पे कि ये लोग जो है, इन्होंने अपना जो रीजन है वो एक्सटेंड कर लिया था। पंजाब से लेके कुरुक्षेत्र के रीजन तक ये फैल चुके थे। यहाँ पे पंजाब से लेके कुरुक्षेत्र तक के रीजन में ये लोग फैल चुके थे। गंगा, यमुना और यमुना सरस्वती के दोआब रीजन में ये लोग रहा करते थे। तो ये पूरा ज्योग्राफिकल कवरेज है लेटर जो वैदिक एज है, आर्यंस है उनके लिए। अब यहाँ पे इन लोगों को जो दूसरे, अब 600 बीसी के आसपास अभी हम बात करेंगे जब नेक्स्ट सेशन में, तो वहां पे क्या होता है, जो रूलर
जो रीजनल किंग्स होते हैं वो लोग सामने आते हैं, क्षेत्रीय राजाओं का उदय होता है, और फिर जो प्रदेश होते हैं, स्टेट्स होते हैं बड़े बड़े, उनको हमने महाजनपद का नाम दिया था। तो 600 बीसी से क्या शुरू हो जाता है, आपका महाजनपद हो जाता है। और आप सभी लोगों ने सुना होगा कि 16 महाजनपद थे, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे वो कौशल, विदेह, अंग ऐसे राज्यों के बारे में इंफॉर्मेशन को रखते थे। ठीक है, इन राज्यों से ये लोग परिचित थे। इसके अलावा इन्होंने रेवा को नर्मदा, मतलब जो रेवा नदी है आज उसको नर्मदा कहते हैं, और सदानीरा जिसको हम गंडक रिवर कहते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में जो है वो रेवा और सदानीरा मतलब गंडक रिवर के बारे में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण बेसिकली आपका जो है वो यजुर्वेदा से रिलेटेड हो जाएगा। तो रेवा और सदानीरा को भी मेंशन किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेदिक पीरियड में भी काफी सारी नदियों का जिक्र था, लगभग 25 नदियों का जिक्र था, जिसमें गंगा 1 बार और यमुना 3 बार जिक्र किया गया था। और सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, जिसको मातोतमा, देवोतमा के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वैदिक पीरियड में हिमालय की जो पीक है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसी प्रकार यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में भी जो आपके ब्राह्मण्स उपनिषद मिलते हैं उसमें भी आपको जो ईस्टर्न हिमालय है उसकी पीक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिनके नाम है त्रिकूद, कोच, मैनाक। ये सभी जो है ईस्टर्न हिमालय की पीक है, जिसके बारे में हमको लेटर वैदिक पीरियड में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ के सोशल स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। वैदिक पीरियड के समय ही की तरह ही थोड़ा थोड़ा सा मैच करता हुआ सोशल स्टेटस लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर पहले जो था वो फीमेल्स की कंडीशंस काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। वो लोग हस्बैंड्स के साथ यज्ञों में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन यहाँ पर और उनके जो पैतृक संपत्ति होती है ना, जो फादर की प्रॉपर्टी होती है, उन पे भी राइट्स हुआ करते थे फीमेल्स के। लेकिन जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, तो यहाँ पर जो फीमेल्स है उनकी कंडीशन थोड़ी सी खराब होने लगी थी। उनको जो प्रॉपर्टी होती थी, जो फादर की प्रॉपर्टी थी, उनसे उनका अधिकार छीन लिया गया था, पहली चीज। दूसरी बात, जो सभा और समिति की चर्चा हमने की थी, है ना, अथर्ववेद में आपको बताया गया है कि प्रजापति की जो डॉटर है या पुत्री है वो सभा और समिति है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। सभा में एडल्ट पर्सन हुआ करते थे, समिति में जनता हुआ करती थी जो राजा को अपॉइंट करती थी, राजा को चुनती थी। अब इनका जो पावर है वो कम होती जा रही थी और सभा में फीमेल की एंट्री को बंद कर दिया। पहले सभा में फीमेल की एंट्री हुआ करती थी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ करती थी फीमेल्स। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सभा में एंट्री बंद कर दी गई थी फीमेल की। ठीक है, अब यहाँ पर भी कास्टिज्म देखने को मिलता है, वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, आप क्या काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी कास्ट डिफाइन थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आपके जन्म के आधार पर, अगर आप ब्राह्मण के घर में आपका जन्म हुआ है, बॉर्न हुए हो आप, तो आप ब्राह्मण हो। किसी क्षत्रिय के घर में अगर आपका बॉर्न हुआ है तो आप क्षत्रिय हो। तो आपका जन्म के आधार पर आपको कास्ट डिसाइड हो गया। मतलब जो कास्टिज्म था वो बहुत रिजिड होने लगा, बहुत कठोर होने लगा। अब आपके कर्म के अकॉर्डिंग नहीं, आपके बर्थ के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी कास्ट डिसाइड होने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, इन द लेटर वैदिक पीरियड द बेसिक ऑफ द सोशल सिस्टम वाज द वर्ण सिस्टम। वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है यहाँ पर भी, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है वो बहुत रिजिड है। और यहाँ पर वर्ण जो है वो कर्म के आधार पर नहीं, आपके जन्म के आधार पर डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ पर भी जैसे कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे, तो उनके लिए अलग अलग वर्ण यहाँ पर यूज किए गए हैं। देखिएगा, एट द टाइम देयर वर 4 वर्णास इन द सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण के लिए वर्ड यूज किया गया है एही। एही मतलब कम, आइए आइए। ठीक है, ब्राह्मण के लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है एही, मतलब कम, आइए, बैठिए, आइए, अपन बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट देते हैं, आइए। क्षत्रिय के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है आर्दव, मतलब कम क्विकली, जल्दी आइए। आइए, लेकिन कैसे आइए, जल्दी आइए। वैश्य के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है आद्रव, कम रनिंग, दौड़कर आइए। और शूद्रास के लिए जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वो क्या है, शूद्रास के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो कम रनिंग, मतलब दौड़कर आइए। तो यहाँ पे बेसिकली फिर से बताती हूँ, ए ही वर्ड मतलब आइए फॉर द ब्राह्मण्स। फिर आगही, आगही मतलब आओ, है ना, आगही मतलब आओ।
तो ये शब्द यूज किया गया है क्षत्रिय के लिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं आद्रव, आद्रव जो है वो वैश्य के लिए जल्दी आओ, ठीक है। और शूद्र के लिए क्या है, आधव, मतलब दौड़ के आओ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को मिलाकर द्विज कहा जाता था और शूद्र अलग कैटेगरी थी। यहाँ पर शूद्र जो थे उनका काम ये था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय इन लोगों की सेवा करना, और शूद्र जो था वो ही टैक्स दिया करता था, ठीक है ना। ब्राह्मण लोग टैक्स नहीं दिया करते थे। ब्राह्मण लोगों की पावर एकदम स्ट्रांग हो गए थे वो लोग, क्योंकि यहाँ पे कर्म कांड बहुत बढ़ गए थे, है ना। पूजा पाठ, यज्ञ लोग बहुत कराने लगे थे, तो ब्राह्मण का जो स्टेटस है वो बहुत ज्यादा हो गया था और ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लिया जाता था। इनफैक्ट ब्राह्मणों को जो मृत्यु दंड होता है ना, कि डेथ की पेनाल्टी लगा दी, वो भी यहाँ पे प्रोविजन नहीं है ना। और शूद्रों का काम ही था कि ब्राह्मणों की वो सेवा करे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखोगे किस तरीके से रिजिडनेस हमारी वर्ण सिस्टम में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण में जो है वो वर्ण के क्या काम होंगे, जो हमारे 4 क्लासेस हैं, 4 कास्ट हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, कि ब्राह्मण क्या करेंगे, वैश्य क्या करेंगे, तो वो सारी चीजें कहाँ पे डिफाइन की गई है, ऐतरेय ब्राह्मण में डिफाइन की गई हैं। तो वर्णों के काम, चारों वर्णों के लोगों के काम कहाँ डिफाइन है, ऐतरेय ब्राह्मण में डिफाइन है, ठीक है। इसके अलावा वैश्य लोग जो थे वो ही यहाँ पे टैक्स पे करते थे, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो राजस्व वसूलने का काम करते थे, और इन लोगों के जो शूद्र और वैश्य लोग जो टैक्स दिए हैं ना, उससे ही अपना जीवन निकालते थे। यहाँ पर अब जो डॉटर है, डॉटर को कृपण कहा है, ठीक है। वहां पे दोहिता कहा था, दूध दोहने वाली, गाय का जो दूध निकाल रही थी, ठीक है। और यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण में डॉटर को क्या कहा है, कृपण कहा है, ठीक है। इन दोनों शब्दों को याद रखिए। और एक और वर्ड मैंने आपको बताया था विच इज अमाजू। तो जो भी लेडी जिंदगी भर मैरिज नहीं करती है, शादी नहीं करती, उसके लिए अमाजू वर्ड भी यूज किया गया है, वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सतपथ ब्राह्मण में। तो सतपथ ब्राह्मण से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो गर्ल्स थी उनको अभी एजुकेशन राइट थे, भले वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन अभी भी उनको एजुकेशन राइट्स थे। तो कुछ ऐसे हमको स्कॉलर्स के नाम देखने को मिलते हैं सतपथ ब्राह्मण में, जैसे कि गार्गी, गंधर्व, मैत्री, देववती। तो ये कुछ वीमेंस हैं जिनके नाम हमको देखने को मिलते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। लेकिन स्त्रियों से, जो फीमेल्स थी, वीमेंस थे, उनसे जो एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है उसके राइट्स को छीन लिया गया था। तो यही लिखा है, द राइट्स ऑफ द वुमेन वर स्नैच्ड फ्रॉम द एंसेस्टर प्रॉपर्टी एंड एंट्री इनटू द असेंबली वाज वेल्ड। तो यहाँ पे सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। तो फीमेल की स्थिति जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगी थी। पहले आप देखो हड़प्पा में हेड कौन थी, फीमेल थी। फिर वैदिक पीरियड में मेल और फीमेल बराबर हुए। अब लेकिन जैसे ही हम लेटर वैदिक पीरियड में एंटर होते हैं तो फीमेल की कंडीशन खराब होना शुरू हो जाती है। तो आज तक आप उसमें देख रहे हैं कि हम लगातार रिफॉर्म कर ही रहे हैं। आज भी हम 21st सेंचुरी में आके अभी भी हम इससे और काम करते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए, वीमेंस के राइट्स के लिए अभी भी काम हो रहा है। तो सोचिए पहले की सोसाइटी कितनी अच्छी होती थी, जबकि लोग इतने लिटरेट भी नहीं थे, एजुकेट भी नहीं थे, और आज एजुकेशन का लेवल ये है तो भी देखिए सोसाइटी का कंडीशन क्या है। तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कितनी रिच रही होगी, हमारा कल्चर कितना रिच रहा होगा, राइट। चलो अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। जो फैमिली का हेड होता था वो फादर होता था। यहाँ पर भी जो एविडेंस मिलते हैं कि जो ज्वाइंट फैमिली में ही लोग रहा करते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप छंदोग्य उपनिषद के बारे में बात करते हैं तो छंदोग्य उपनिषद में आपको 3 आश्रम की चर्चा मिलती है। 3 आश्रम की इंफॉर्मेशन आपको छंदोग्य उपनिषद में मिलती है, जैसे कि कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं जबाली उपनिषद के बारे में, तो जबाली उपनिषद में आपको 4 आश्रम की व्यवस्था मिलती है। और आप सभी को पता है कि कितने आश्रम होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब जब आपको मोह माया से दूर रहने का है और सिर्फ अपने एजुकेशन पे, अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। मतलब अगर बात करो कि आपके बर्थ से लेके जब तक आप 20-22 साल के नहीं हो जाते तब तक वो आपका ब्रह्मचर्य पीरियड कहलाता है, जब आप स्टडी करते हैं। उसके बाद आप मैरिज करते हैं तो वो आपका गृहस्थ जीवन होता है। फिर वानप्रस्थ आता है, और फिर जब मृत्यु का समय आने लगता है, डेथ का समय आने लगता है, तो संन्यास की बात की गई है। तो 3 आश्रम की व्यवस्था कहाँ पर है, छंदोग्य उपनिषद में। 4 आश्रम कहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, तो जबाली उपनिषद में ये चारों आश्रम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है,
ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मनुस्मृति के बारे में। आपको पता है ना कि मनुस्मृति जो है वो शुंग पीरियड का पवित्र ग्रंथ या फिर शुंग पीरियड का पॉलिटी को चलाने वाला कौन कहलाता था? मनुस्मृति कहलाती थी। तो मनुस्मृति में भी हमको यहाँ पर समाज में किस तरीके से मैरिज सिस्टम था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के जो मैरिज है उनके बारे में बताया गया है। 4 प्रकार की मैरिज है जो कि कंसिडर की जाती है कि वो अच्छी मैरिज है, और 4 प्रकार की जो मैरिज है वो गलत तरीके से की गई मैरिज को बताया गया है। तो देख लेते हैं, पहली बात कर लेते हैं कमेंडेबल मैरिज, मतलब जो अच्छी मैरिज है। तो कौन कौन सी है? ब्रह्म है, देव है, अर्श है और प्रजापत्य है। ब्रह्म का मतलब क्या हो गया कि लड़की बड़ी हो गई है, उसके पेरेंट्स उसके लिए एक लड़का देखेंगे और उसकी शादी कर देंगे। ठीक है, तो ये कहलाती है ब्रह्म मैरिज। आजकल हमारी सोसाइटी में यही कल्चर है कि पेरेंट्स ही होते हैं जो अपनी लड़की के लिए एक अच्छा सा लड़का देखते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। देव मैरिज क्या होती है? तो जैसे कि हमने कोई यज्ञ कराया और जो प्रीस्ट आए थे, जो ब्राह्मण आए थे, उसके साथ ही अपनी बेटी की शादी करा दी, उसको देव मैरिज के नाम से जाना जाता है। अर्श मैरिज क्या होता है? मैरिज ऑफ हिज डॉटर बाय द फादर ऑफ द गर्ल इन एक्सचेंज फॉर 1 or 2 cows फॉर द यज्ञ वर्क। तो यज्ञ वर्क के लिए 2 या 2 से ज्यादा काऊ के एक्सचेंज में अपनी बेटी की शादी करा देना। प्रजापत्य मैरिज, तो प्रजापत्र मैरिज ये होती है कि जो मतलब लड़का होता है वो लड़की को पसंद कर लेता है और फिर उसके फादर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे आपकी बेटी पसंद है, उसके साथ शादी करनी है, और फिर घर वाले मान के शादी करा देते हैं। तो ये कहलाती है प्रजापत्य मैरिज। ये चारों अच्छी प्रकार की मैरिज मनुस्मृति में बताई गई हैं। अब 4 और होती हैं, वो स्कैंडलस मैरिज या फिर निंदनीय विवाह के नाम से जाना जाता है। कौन कौन? असुर, गंधर्व, पिशाच और राक्षस। जो गंधर्व मैरिज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गंधर्व मैरिज जो है वो आज के समय की लव मैरिज है कि लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया है और शादी कर ली है। ठीक है, गर्ल्स एंड मैन यूज्ड टू डू सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लव आर द सम अदर रीजंस। अगर असुर मैरिज की बात करते हैं तो असुर मैरिज में फादर जो है वो मनी के लिए अपनी बेटी को एक्सचेंज कर देता है और उसकी शादी कर देता है, वो कहलाती असुर मैरिज। पिशाच मैरिज क्या कहलाती है कि कोई लड़की सो रही है, उसके साथ गलत तरीके से संबंध बनाएगा, मतलब उसको फिजिकली जो भी रिलेशन बनाएगा और उसके साथ शादी कर ली गई, तो ये होती पिशाच मैरिज। अगला आता है राक्षस। राक्षस मैरिज में लड़की को किडनैप करके लेगा और उससे शादी कर ली। तो इस तरीके से 8 प्रकार के जो मैरिज सिस्टम है वो मनुस्मृति में बताए गए हैं। तो ये इनसे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। चलो बात कर लेते हैं पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में। जैसे कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती थी, आपको मैंने सिखाया ऋग्वेद में कुल होते थे, है ना, फैमिलीज। फैमिली से, कुल से ग्राम बनते थे, ग्राम से विश्व बनते थे, विश्व से राष्ट्र बनता था, जन और राष्ट्र बनता था, राइट ना। तो ये पूरा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहाँ पर? वैदिक पीरियड में। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। ये तो वही एक डायलॉग याद आता है सुपर 30 का कि राजा का बेटा राजा होता है वाला। तो ये वही सिस्टम यहाँ से शुरू होगा कि राजा का बेटा अब क्या होगा? राजा होगा। मतलब जो राजा पहले सभा और समिति होती थी, समिति जो डिसाइड करती थी कि राजा को कैसे अपॉइंट करना है, कौन व्यक्ति हमारा राजा होगा, राइट ना। लेकिन अब ये पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है, अब राजा का बेटा राजा होगा, मतलब वंश के आधार पर अब राजा डिसाइड होने लगा था। पहली चीज, during this period, regional kingdom emerged for the first time, and the king who ruled the clan now started ruling that region. The word राष्ट्र, which is indicate of the state, first appeared in the period. तो इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय होना शुरू होता है। ठीक है, अब जो कबीला था उसको हम राष्ट्र बोलने लगे हैं, मतलब इन्होंने अपने एरिया को एक्सपांड कर लिया है और एक बड़ा सा प्रदेश बना लिया है जिसको राष्ट्र बोलने लगे हैं। और राजा जो है उसको राजा, सम्राट, अधिराज, इस तरीके से उसके लिए वर्ड्स को हम यूज करने लगे हैं। साथ ही साथ अब राजा को बोला जाता है कि राजा का काम है हमारी देखरेख करना, हमारी रक्षा करना, ये सब राजा का काम है। और राजा जो है वो डायरेक्ट, उसका कॉन्टेक्ट किससे है? ईश्वर से। राजा का कॉन्टेक्ट कहाँ से है? सीधे ईश्वर से। तो डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंग, है ना, देवी सिद्धांत जो राजा का है, पहली बार आपको लेटर वैदिक पीरियड में मिलता है। और ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। तो ऐत्रेय ब्राह्मण से हमको डिवाइन ओरिजिन ऑफ द किंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब क्या होने लगा है? एक्सपांड होने लगे हैं एरियाज। क्यों हो रहा है ये सब? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन खोजा जा चुका है। आयरन खोजा जा चुका है तो एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में एक रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। खेती बाड़ी बढ़ चुकी है तो पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, एरिया एक्सपांड होने लगे
लगे हैं, तो एक बड़ा सा जो रीजन है अब उसको प्रदेश राज्य कहने लगे हैं, ठीक है ना। तो कबीला अब राज्यों में कन्वर्ट होने लगे हैं। बात क्लियर हो गई इतनी। चलो अगली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पंचाल कबीले के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब उसका एरिया भी बड़ा हो गया और पंचाल जो है एक राष्ट्र बन गया है, एक स्टेट बन गया है, और उस समय का सबसे जो मोस्ट डेवलप स्टेट माना जाता है वो पंचाल माना जाता है, ठीक है। चलो अगली बात कर लेते हैं। अब राजा का जो राज्याभिषेक, अब राजा को आपने अपॉइंट कर दिया है और वंश के आधार पर राजा चले आ रहे हैं, तो राजा का जो राज्याभिषेक होता था, उसको जब राजा बनाने की मेथड थी उसको बोला जाता था राजशिव यज्ञ। तो राजशिव यज्ञ से राजा को किंग बन मतलब उस व्यक्ति का राज्याभिषेक कराया जाता था। इसके अलावा राजशिव यज्ञ के अलावा अगर हम बात करें, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको सतपथ ब्राह्मण में मिल जाएगी। राजशिव यज्ञ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो राजा होते थे, जैसे कि आज भी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की हेल्प के लिए एक कैबिनेट अपॉइंट होती है जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, एटसेट्रा, है ना, होता है। वैसे राजा की हेल्प के लिए कुछ ऑफिसर्स को डिफाइन किया गया था और कुछ ऑफिसर्स को यहाँ पर जो है वो लिया जाता था जिनको रत्नी कहा जाता था। तो बेसिकली 12 रत्नीस के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमको यहाँ पर मिलती है जो राजा की मदद के लिए होते थे। उनके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और कंट्री हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी हमको मिलती है। अगली बात करते हैं। द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जस्टिस, द ब्राह्मण वॉज नॉट गिवन कैपिटल पनिशमेंट। तो राजा जो होता था, राजा का निर्णय लास्ट होता था और वह सबसे बड़ा अधिकारी होता था फॉर द जस्टिस, और ब्राह्मण को जो है वो डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती थी। अच्छा, वैदिक पीरियड में मैंने बताया था कि राजा जमीन का मालिक नहीं होता था। जमीन की मालिक जो थी, लैंड जो अथॉरिटीज थी, वो तो आपकी जनता ही थी, और राजा जो था उसका काम था युद्ध करना, है ना, वॉर लड़ना जो है वो राजा का काम था, और जो जनता थी वो अपने हिसाब से जो टैक्स है वो राजा को दिया करती थी। ऐसा हमने वैदिक पीरियड में बताया था। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में भी राजा को टैक्स दिया जाता था जिसका नाम था बलि। तो बलि टैक्स जो है वो राजा को दिया जाता था। यहाँ पे अब जनता अपने हिसाब से टैक्स नहीं देगी कि मैं 10 रुपए दूंगा और मैं 100 रुपए दूंगा, फिक्स कर दिया कि 1/16 जो है वो अब फिक्स टैक्स जो है वो आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। तो ये टैक्स बलि के फॉर्म में राजा को दिया जाता था, और राजा का काम क्या था, जो एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करना, और कोई अगर हमसे युद्ध करने आता है तो हमें बचाना, ये राजा का काम था। तो बलि क्या है, एक प्रकार का टैक्स है जो राजा को दिया जाता था, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग जो है वो पुनर्जन्म पे भी बिलीव करते थे कि रीबर्थ होता है। तो रीबर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है, ठीक है। इनफैक्ट जो लोग मरते हैं, अच्छा काम करते हैं, कर्म अच्छा होता है, तो उनको मोक्ष मिलता है, राइट। तो मोक्ष के जो गॉड है वो परीक्षित हैं। कौन है, परीक्षित, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स भी याद रख लेना। अगली बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में। वैदिक पीरियड में जो था बेसिकली हस्बेंड्री पे हम डिपेंड थे। फर्स्ट हमारा प्राइमरी कंसर्न था और दूसरा था हमारा फार्मिंग, एग्रीकल्चर। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर प्राइमरी हो गया, फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, और हस्बेंड्री जो है वो सेकेंड ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, पहले हस्बेंड्री था और फिर एग्रीकल्चर था। लेटर वैदिक पीरियड में पहले एग्रीकल्चर हो गया और सेकंड नंबर पे हस्बेंड्री हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया। जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें हमको 4 एक्टिविटी जो कि रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है वो देखने को मिलती है, जैसे प्लॉइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको सतपथ ब्राह्मण से देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब जुताई, बुआई, कटाई, ये सब इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे आयरन के टूल्स हमारे पास अवेलेबल थे। तो यहाँ पे आयरन के जो टूल हैं उनके लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस वर्ड यूज किया गया है, और ऐसा इंफॉर्मेशन हमको यजुर्वेदा से मिलती है, ठीक है ना। जैसे हिरण्यक, हिरण्यक एक वर्ड मैंने आपको सिखाया था जो कि गोल्ड के लिए यूज किया जाता था, वैसे ही यहाँ पर श्याम अयस और कृष्ण अयस, ये जो वर्ड है वो आयरन के लिए यूज किया जाता है। कहाँ पर, यजुर्वेद में। एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हो चुका था, आयरन जो मेड टूल हैं उनके कारण क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ चुका था, पैडी का प्रोडक्शन बढ़ चुका था। पैडी जो थी वो बिकेम द मेन क्रॉप, मतलब धान जो है वो प्रमुख फसल थी, इसके कारण पॉपुलेशन भी अब बढ़ने लगी थी, ठीक है। तो पहले जो हमें आयरन टूल के एविडेंस मिलते हैं वो अतंजरी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आयरन टूल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड इन द अतरंजी खेड़ा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है।
बाकी मेहरगढ़ तो अलग कहानी है जो हमको पहले मिली थी, ठीक है, उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब निष्क जो है वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड के आभूषण कहलाते थे कहाँ पर, ऋग्वेदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में निष्क का जो यूज है वो एज अ करेंसी होने लगा। डिफरेंस क्लियर है? निष्क क्या था पहले, जो हमारे गोल्ड था उसके जो आभूषण थे, ऑर्नामेंट्स थे ऋग्वेदिक पीरियड में, उसके बाद ये जो है एज अ करेंसी यूज होने लगा निष्क, किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में कॉइन को इंट्रोड्यूस किया जा चुका था फॉर द ट्रेडिंग, बट पूरे तरीके से कॉइन का यूज नहीं होता था। अभी भी बार्टरिंग सिस्टम जो है वो सोसाइटी में देखा गया है, देखा जाता था, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से कॉइन पे डिपेंड नहीं थे, लेकिन हाँ, हम लेन देन के लिए, ट्रेडिंग के लिए कॉइन का यूज अब करने लगे थे। तो बेसिकली जो ट्रेडिंग होती थी उसके लिए पर्ण का यूज किया जाता था। किसका यूज करते थे हम? पर्ण का यूज जो है वो बेसिकली यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन के लिए या ट्रेडिंग के लिए करते थे। इसके अलावा निष्क, जैसा कि मैंने बताया, सतमान, कृष्णा और पाद, ये भी कुछ जो है वो टाइप ऑफ मुद्रास जो है लेटर वैदिक पीरियड में देखी गई हैं। लेटर वैदिक पीरियड में हमको ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे और वेस्टर्न कोस्ट में जो है वो ओशियंस की बात की, मतलब इन लोगों को समुद्रों का ज्ञान था, इनको ओशियंस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ऐसी बात भी हमको लेटर वैदिक पीरियड के साहित्य से देखने को मिलती है। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर अगर लेटर वैदिक पीरियड में जो मेन इंडस्ट्रीज थी वो क्या था, वो था कि जो हमारे मेटल्स है उनको मेल्ट करना, धातुओं को पिघलाना, ये मेन इंडस्ट्री हुआ करती थी आपके लेटर वैदिक पीरियड में। तो जो हमारे कॉपर्स था, कॉपर को मेल्ट करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बना लेना, पोट्रीज बना लेना या फिर टूल्स बना लेना, इस तरीके से काम किया जाता था। यहाँ पर आपको टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी देखने मिलती है लेटर वैदिक पीरियड में, लेकिन कॉटन के कहीं भी जिक्र नहीं है। यहाँ पर वूल, फ्लेक्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर देखने को मिलती है, ठीक है। द रेगुलर सर्कुलेशन ऑफ कॉइन हैड नॉट एट स्टार्टेड, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। कॉइन इंट्रोड्यूस हो चुके थे लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं, अभी भी बार्टरिंग सिस्टम था, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अच्छा, यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में 3 प्रकार के लोन्स या ऋण के बारे में बात की गई है कि हर एक व्यक्ति को इन 3 लोन्स को जरूर चुकाना चाहिए अपने जीवन में। और वो 3 लोन कौन कौन से हैं? एक तो है पितृ लोन, पितृ ऋण, ऋषि और देव। अब पितृ लोन क्या होता है? जैसे कि आप को जन्म आपके पेरेंट्स ने दिया है, तो आपको भी बनता है कि आप भी एक लाइफ को बर्थ करें, मतलब आप भी किसी के फादर बने। तो अगर ऐसा होता है तो वो पितृ लोन माना जाता है। ऋषि लोन कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करें, अच्छी एजुकेशन लें, तो आपका ऋषि लोन कंप्लीट हो जाता है। आप यज्ञ करें, पूजा पाठ करें, तो देव लोन हो जाता है। तो पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमको यहाँ से देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं धार्मिक स्थिति, मतलब रिलीजियस स्टेटस के बारे में, तो देखिएगा बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे वैदिक पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता होते थे तो वो कौन होते थे? इंद्र। अब इंद्र की जगह ले ली है किसने? प्रजापति ने। इंद्र की जगह किसने ले ली है? अब प्रजापति ने। तो हाईएस्ट पोजीशन पे अब प्रजापति है, द गॉड ऑफ द क्रिएशन, ठीक है। इसके अलावा 2 और देवता की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलती है लेटर वैदिक पीरियड में। एक है रुद्र। रुद्र जो है वो गॉड ऑफ एनिमल है यहाँ पे, और विष्णु जो है वो लोकपाल है, या फिर कह सकते हैं लोगों के पालक है, कीपर ऑफ द पीपल है। तो विष्णु, प्रजापति और रुद्र, इन तीनों देवताओं के बारे में भी हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा परीक्षित के बारे में बताया था, जो कि मृत्यु लोक के देवता हैं, आफ्टर डेथ, है ना। इसके अलावा यहाँ पे पूषण जो है वो कि गॉड ऑफ एनिमल हुआ करते थे, कब? वैदिक पीरियड में। लेकिन पूषण जो है अब यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में एनिमल के गॉड शूद्रों के गॉड हो गए हैं। तो जो पशुओं के देवता थे वैदिक पीरियड में, वो लेटर वैदिक पीरियड में शूद्रों के देवता हो गए हैं, जिनका नाम है पूषण, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं लेटर पीरियड में हमको और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो कर्म कांड जो है, मतलब यज्ञ कराते हैं, पूजा कराते हैं। पहले क्या होता था? पूजा पाठ करा रहे हैं, हमको ईश्वर से कनेक्ट होना है। अब करा रहे हैं कि यार हमें बेटा मिल जाए, यार हमको बहुत सारा संपत्ति मिल जाए, हमारा घर बन जाए, हमारे कार आ जाए, एटसेट्रा, है ना। मैं बता रही हूँ इन जनरल। तो अब जो अटेंशन था इसका, वो मटेरियल प्लेजर हो चुका था कि यहाँ पे जो कर्म कांड करा रहे हैं वो यहाँ पर आपको, मतलब बौद्धिक सुख सुविधाओं का आपको फायदा चाहिए, इसलिए आप कर्म कांड करा रहे हैं, ठीक है। गंगा यमुना दोआब जो सेंटर था वो आर्यन कल्चर का सेंटर माना जाता है इन द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। और सतपथ ब्राह्मण में जैसे ही मैंने बता चुका है, पुनर्जन्म के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है, रीबर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब यहाँ पे 2 एपिक जनरेट हुए।
लिखे गए इन दिस पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, विच इज महाभारत एंड द रामायण। तो महाभारत जो है उसको जय संहिता कहा जाता है, विच इज द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, एंड द सेकेंड एपिक इज रामायण। तो रामायण और महाभारत भी लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई। तो जब इतना ज़्यादा रिजिडनेस कास्ट में बढ़ने लगा, तो जो अलग अलग यहाँ पे लोग सेपरेट होने लगे और अलग अलग रिलीजन्स यहाँ पे फॉर्म होने लगे, तो लेटर वैदिक पीरियड में ही आपको जैन धर्म, सिख धर्म हो गया, आपका बौद्ध धर्म है ना, अलग अलग जो रिलीजन है वो आपको देखने को यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में मिल जाएंगे, बिकॉज ऑफ द इतना ज़्यादा रिजिडनेस जो है वो हमारी सोसाइटी में आ चुका था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था अब आपके कर्मास पे डिपेंड नहीं कर रही थी, आपके बर्थ पे डिपेंड कर रही थी। क्लियर? तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड थी, कि वहाँ पर सोशल स्टेटस क्या था, पॉलिटिकल स्टेटस क्या था, रिलीजियस स्टेटस क्या था। अब एक छोटा सा डिफरेंस हम वैदिक पीरियड और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द मेंस एग्जाम, है ना, तो इसको आप एक बार लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा जब भी फ्री हो। मुझे पता है दिवाली के काम में अभी थोड़ा ज़्यादा व्यस्त होंगे, लेकिन जब भी फ्री हो तो इसको आप लिखिएगा ज़रूर कि वैदिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन पीरियड में क्या डिफरेंस था। तो डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। वैदिक कल्चर जो था, ये लोग कैसे थे, रूरल एरियाज में रहते थे, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, अर्बन एरियाज में रहा करते थे। मतलब वैदिक आर्यंस जो हैं वो ग्रामीण थे, जबकि हड़प्पा के लोग नगरीय सभ्यता में रहा करते थे, ठीक। वैदिक आर्यंस जो है वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन, इन सभी चीज़ों से जो थे वो फैमिलियर्स थे, ठीक है ना। स्टोन और ब्रोंज से भी फैमिलियर थे। बट जो हमारे हड़प्पन लोग हैं वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे, आयरन को नहीं जानते थे। इसके अलावा वैदिक आयरन जो है वो पॉलीथीइज्म को फॉलो करते थे, बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं की पूजा करना, ठीक है। और यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं थी कि आपने एक मूर्ति बना ली उसकी पूजा कर रहे हो, तो ऐसा आपको वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलता है। ये लोग यज्ञ करते थे लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एकेश्वरवाद देखने को मिलता है कि एक ही देवता है। साथ ही साथ जो ये लोग हैं वो लिंग पूजा किया करते थे, मूर्ति बना के उसकी भी पूजा किया करते थे हड़प्पन लोग, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो वैदिक सोसाइटी थी वो सोसाइटी जो है वो फैमिली बेस्ड सोसाइटी तो थी, लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटी थी वैदिक सोसाइटी। और हड़प्पन सोसाइटी जो थी उसमें हेड कौन होता था, तो मदर होती थी, मतलब मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस वैदिक और हड़प्पन पीरियड में देखने को मिलता है। अब वैदिक आर्यंस जो थे वो ओरल कम्युनिकेशन के, ओरल सिस्टम ऑफ एजुकेशन यूज करते थे, मतलब बात करने के लिए ओरल सिस्टम का यूज करते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो पिक्टोरियल सिस्टम, मतलब चित्र बनाना, ड्राइंग करना, तो पिक्टोरियल सिस्टम का यूज ये लोग किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पे अगर डोमेस्टिकेशन की बात करें तो वैदिक पीरियड में ये लोगों का जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल था वो हॉर्स था। इसके अलावा काफी अलग अलग एनिमल को भी ये लोग जानते थे। ऋग्वैदिक आर्यंस वर नॉट फैमिलियर विद द एलिफेंट एंड द टाइगर। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो हॉर्स को नहीं जानते थे, लेकिन वो एलिफेंट और टाइगर से फैमिलियर थे, ठीक है। अब वैदिक आर्यंस जो हैं इनके पास आर्मर और हेलमेट होते थे जिससे वो प्रोटेक्शन कर सकें वॉर में, मतलब वैदिक आर्यन के समय वॉर हुआ करती थी। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलते, हो सकता है कि उस समय लड़ाइयाँ नहीं होती होंगी, है ना, या इसलिए इनके पास आर्मर और हेलमेट नहीं मिले। तो ये कुछ डिफरेंस है जो वैदिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। तो 6 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए, आप इन पे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। विच रिवर इज नॉट मेंशन इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में कौन सी रिवर नहीं बताई गई है, नर्मदा, सिंधु, गंगा या फिर यमुना। जो भी आंसर है कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम महाजनपद के बारे में बात करेंगे। टेक केयर। नर्मदा के बारे में नहीं हुआ ना।